नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की बुक को कवर कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत से अब शुरू करते हैं। ये छठा लेक्चर है, 5 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम सब लोग एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे थे। अब जो है उसी एनसीईआरटी बुक में जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में और हमारे जो है टाइगर रिजर्व जो अभ्यारण्य है, जो नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हो गया था। अब जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बचते हैं वो सब हम लाइन से शुरुआत से करेंगे, कक्षा 3 की बुक से। कक्षा 3 से लेके आगे तक करेंगे, जो जहाँ तक पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 से क्यों हमने कहा, क्योंकि पहला पॉइंट वही है। पहला पॉइंट है कि कक्षा 1-2 में पर्यावरण नहीं होती। अगर पूछा जाए पर्यावरण सब्जेक्ट, ईवीएस सब्जेक्ट जो होती है एनवायरमेंट, वो किस क्लास से शुरुआत की जाती है पढ़ाने से, तो कक्षा 3 से की जाती है। किस क्लास से की जाती है? कक्षा 3 से। 1 और 2 में पर्यावरण बुक नहीं होती, ठीक है। तो जिक्सा में कागज के टुकड़ों को जोड़कर एक चित्र बनाया जाता है, और ये ऐसा बनाया जाता है जिसमें कुछ चुनौतियां हों। जिक्सा मतलब होता है जिसको आप पजल बोलते हैं ना, ये बच्चों के लिए बनाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कागज के टुकड़े को एक आकृति बनाते हैं, उसको काट काट करके, थोड़ा टफ होना चाहिए, थोड़ा कठिन होना चाहिए, उसको दे देते हैं कि बच्चे जोड़े। उससे जो है उनकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो उनको जो जोड़ते हैं वही क्या कहलाता है? जिक्सा, ठीक है। तो जिक्सा क्या होता है अगर पूछ लिया जाए तो कागज के टुकड़ों को जोड़कर एक चित्र बनाया जाता है। और ये ऐसा बनाना चाहिए कि उसमें कुछ चुनौतियां ना हो, कुछ चुनौतियां हों। बिल्कुल सिंपल भी ना हो कि बिल्कुल भी चुनौतियां नहीं है, आप उनको दो तुरंत 1 मिनट में जोड़ दें, फिर तो कुछ कोई फायदा नहीं ना। नेक्स्ट नेक्स्ट तीसरा, अब याद रखिएगा इनका नाम। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, ये कहाँ के रहने वाले? इंदौर, मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनकी खासियत क्या थी? ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, और यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। मतलब बस विष्णु चिंचालकर जो हैं वो इंदौर, मध्य प्रदेश में रहते थे, और ये करते क्या थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? कि सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्तों से इतना बढ़िया चित्र बनाते थे कि जैसे लगता था वास्तव में वो चित्र वही है, ठीक है। तो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, यह कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। तो ये जो कलाकारी अब सूखे पत्तों से बनाया जाता है वो उन्हीं से शुरुआत हुई, विष्णु चिंचालकर से, जो कहाँ के रहने वाले थे? इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार ही होता है ना। कि बच्चे जो कहते हैं कि जब कभी स्कूल जाता है तो जाने से पहले जो उसकी मदर टंग होती है, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा होती है, मातृभाषा बेसिकली उसी को कहा जा सकता है जो उसके वहाँ पे स्थानीय भाषा होती है। कौन सी? स्थानीय भाषा। मातृभाषा नहीं, स्थानीय भाषा कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा। जो स्थानीय भाषा होती है उसको सीख के जाता है, ठीक है। जैसे बिहार में बिहारी, अवधी, वेस्ट बंगाल में जो बोली जाती है ना, ठीक है, समझ गए, तो वो बंगाली बोली जाती है। तो ये जो भाषा होती है वो उसको परिवार से ही मिल जाता है उसका ज्ञान। जब वो स्कूल जाता है तो उसको जो है अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान जो है कुछ ना कुछ आता है, ठीक है। तो वही कहा जाता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? परिवार होता है। वो उसकी भाषा कहाँ से उसको प्राप्त होती है? उसके घर से प्राप्त होती है ना। उसको ये भाषा उसके घर से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसीलिए पहला स्कूल कौन होता है? हमारा परिवार, ठीक है। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई पूछ लिया जाए तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर, ठीक है। तो गांधी जी की कितनी? तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ में जो है स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुआ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, केरल में नारियल और टैपियोका को मिलाकर खाते हैं। ये टैपियोका एक खाने वाली चीज़ होती है जो नारियल में मिलाकर केरल के लोग खाते हैं, और इसको घर के आंगन में ही उगाते हैं। मतलब टैपियोका और नारियल ये दोनों जो है केरल में अधिकतर लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं, और इसको मिलाकर क्या करते हैं? खाते हैं, ठीक है। तो केरल में नारियल और टैपियोका को मिलाकर खाते हैं और घर के आंगन में ही उगाते हैं, ठीक है। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा।
ये एक पेडागोजी का पॉइंट आ गया जो बुक में था, इंपॉर्टेंट लगा तो हम ले आए, ठीक है। तो बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए, जब बच्चों की अपनी भावनाएं हैं, अगर आप उनको डराओगे या धमकाओगे या उनको दबा कर बैठाओगे तो फिर उनके अंदर भावनाओं का विकास होगा? बिल्कुल भी नहीं। उनमें जो है डर या सहम, वो बच्चा सहम जाएगा, डर की भावना उसके अंदर बैठ जाएगी, तो जिससे जो है उसका विकास तो नहीं होने वाला, ये तो कन्फर्म है। इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको प्रेरित करना चाहिए कि अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सके, टीचर के सामने रख सके, और बच्चों में उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। इससे क्या होगा, बच्चों में जो उनकी सृजनात्मकता होती है, जो सृजनात्मक क्षमता होती है, उसका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। देखिए, खाने के पकाने के तरीके, अगर खाने के पकाने के तरीके पूछ लिया जाए, निम्न में से खाने के पकाने का तरीका कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो कितने भी हों, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 4 तरीके सिर्फ दिए, खाने के पकाने के तरीके सिर्फ 4 दिए, वही आपको याद रखना, वही वहाँ के लगा के आना, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी बुक का ही मान्य होता है आंसर, ये आप सब लोगों को पता है। तो खाने के पकाने के तरीके 4 कौन से लिखे हैं, ये याद रखिए, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेंक कर। ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो खाने के पकाने के तरीके हैं, 4 ही तरीके हैं, यही हैं, भून कर, सेंक कर, पका कर, पका कर, सॉरी, वही तल कर, ठीक है। तो कौन कौन से 4 हैं, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेंक कर, ठीक है। तो कौन कौन से, भून कर, उबाल कर, तल कर और सेंक कर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भैया खाने के पकाने के 4 तरीके हैं, भून कर है, उबाल कर है, तल कर है, सेंक कर है। सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा शोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर होता है, नेशनल हाईवे, एनएच जिसको क्या कहते हैं, NH1, NH2, NH10, NH14, ये सब जो होते हैं नाम, तो सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे पर। नेत्रहीन बालक सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हैं, नेत्रहीन बालक कैसी छड़ी लेकर चलते हैं, सफ़ेद छड़ी लेकर चलते हैं। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं, कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता जो है पैदा की जा सकती है। बच्चों को कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं, आप बच्चे को कहानी सुनाने लगो तो बहुत गौर से सुनता है, ठीक है। तो अगर पढ़ाई में कहानी प्रयोग की जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं, और कहानियों में जो है पात्रों की मदद से, जो उसके पात्र होते हैं, कोई भी पात्र कहानी में जो होते हैं, रमेश, सुरेश, कोई हो, राजा, प्रजा, जो भी हो, तो उसके जो पात्र होते हैं उसके मदद से वो क्या करते हैं, संवेदनशीलता बच्चों में पैदा की जाती है। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। प्रसिद्ध क्यों है, लुई ब्रेल ने ही जो है ब्रेल लिपि का क्या किया था, आविष्कार किया था। ये छोटे थे तो उनकी एक एक्सीडेंट में आंख चली गई थी, ठीक है। एक्सीडेंट में क्या हो गई थी, एक्सीडेंट में आंख चली गई थी, धीरे धीरे रोशनी चली गई, इनकी आंख जो है पूरी तरीके से ये अंधे हो गए थे। तब इन्होंने किसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का किया था। किसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का किया था। जो अंधे लोग, अंधे व्यक्ति जो होते हैं वो ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और यह लिपि मतलब ब्रेल लिपि, ठीक है। तो ब्रेन लिप 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेन लिप कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ब्रेन लिप जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। स्थानीय खेल कौन से, स्टापू, पिट्टू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे, ये कहाँ के स्थानीय खेल हैं, असम के हैं। कहाँ के हैं, असम के। तो स्थानीय खेल असम के कौन है, स्टापू, पिट्टू, अष्टाचंगा पे अगर पूछ ले स्थानीय खेल कौन से हैं, तो आप ये याद रखिएगा, स्टापू और पिट्टू, अष्टाचंगा पे, ठीक है। अष्टाचंगा पे स्टापू और पिट्टू, ये असम के स्थानीय खेल हैं। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए देख लेते हैं। असम में बहुत बारिश होती है, असम में क्या होती है, बहुत बारिश। ये देखिए जो 17वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। असम में बहुत बारिश होती है और ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं घर। मतलब असम में बारिश बहुत होती, इसीलिए ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे जो है घर बने होते हैं। घर का है, मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। घर कहाँ बनते हैं भाई, बहुत बारिश हो रही है इसीलिए घर कहाँ बनाते हैं, ज़मीन से 10-12 फीट के ऊंचे बांस जो है खड़े कर देते हैं। बांस के ऊपर जो है, बांस को खंभा की तरह खड़े कर दिए, उसके ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं घर। घर जो है जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। और अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं।
घर अंदर भी काहे के बने होते हैं? लकड़ी के। भाई बांस खड़ा है तो इतना जोर तो वो भी ले नहीं पाएगा ना। तो अंदर भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। अंदर भी किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि बाढ़ वाढ़ आ जाए या कुछ आ जाए तो उनको जो है घर दोबारा बनाने में या गिर जाए तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो अंदर भी घर किस चीज़ के बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। और 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पे बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है मनाली। मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा इलाका है? तो मनाली जो है वो पहाड़ी इलाका है। कुल्लू मनाली वही, बहुत लोग टहलने भी गए होंगे, टहलने जाते हैं बहुत लोग वहाँ, बहुत अच्छा है। मनाली जो है कैसा है? पहाड़ी इलाका है, ठीक है। और मकान जो है काहे के बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में 2 ही पॉइंट है, याद रखिए इंपॉर्टेंट, कि मनाली जो है पहाड़ी इलाका है, वहाँ के घर किसके? पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। मनाली में ठंड भी बढ़िया पड़ती है ना, बहुत बढ़िया मौसम होता है। तो मनाली जो है पहाड़ी इलाका है, पत्थर या लकड़ी के मकान बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं? मनाली में, है ना। मनाली में जो है, ये मनाली के बारे में लिखा है कि मनाली पहाड़ी इलाका है और मनाली में मकान जो है पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में आज का ये खत्म होता है। हम कल फिर लेके आएंगे 7वां पार्ट। या 6ठा पार्ट था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत हम सब लोग करते हैं, पूरी एनसीईआरटी बुक को पढ़ पढ़ के उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट खोज खोज के लाते हैं। तो उसके लिए आप सब लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और जो है इसी क्रम में पढ़ते रहे। हम सब लोग पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ेंगे, वो आप निश्चिंत रहिए। पूरा हम सिलेबस ये ईवीएस का अच्छे से करा देंगे, अच्छे नंबर आएंगे। पूरी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। पेडागोजी भी हो, ये भी, ये हो जाए उसके बाद पेडागोजी स्टार्ट की जाएगी, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।